हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सीटेट के लिए है ये। सीटेट जुलाई 2023 टारगेट है। अगर आप लोगों को सीटेट क्लियर करना है, पेपर सेकेंड पेपर सीटेट का, जो आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन जो 60 नंबर का आता है वो इस NCERT बुक्स से ही आता है। 60 में लगभग 40 क्वेश्चन आपके यहीं से मिलते हैं। बाकी कुछ साइको रहती है, तो साइको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो इसमें देख लीजिए, लगभग ये 40 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके तय हैं, बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप लोग NCERT पढ़ लेते हैं 6 to 8 तक की, तो ये आज हम लोग क्लास 6 की ही पढ़ेंगे, कक्षा 6। UPSC में भी इसका उपयोग खूब होता है। UPSC की तैयारी करने वाले इसको पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी, इसलिए आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे और लेसन का नाम देख लीजिए क्या है। चैप्टर या लेसन अध्याय 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पाठ का क्या नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये तो सिर्फ डिटेल दी गई जानकारी है कुछ बच्चों की। कैसे पता लगाएं, क्या पता लगाना है, इसको पढ़ के ही समझेंगे हम लोग। देखिएगा पता क्या करना है इसमें। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल का मतलब बीता हुआ समय, काफ़ी पुरानी बातें हैं यहाँ पर। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय पहले क्या हुआ था, क्या हुआ होगा उस समय, सदियों की बातें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो उस समय क्या हुआ होगा इसकी जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो गुजर गया, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब की बातें यहाँ पर होंगी। ठीक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, यानी कि पुराने ज़माने के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेल खेलते थे, यानी कि इतनी सारी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय के खेल कैसे हैं और उस समय खेल कैसे हुआ करते थे। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे उस समय के लोग, पुराने ज़माने के। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, है ना। आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये समझिए। पहले के लोग कहाँ रहते थे। आज हम लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अच्छे अच्छे घर हैं सबके पास, है ना। तो उस समय लोग कहाँ रहते थे ये देखते हैं। कह रहा है मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी हम चित्र दिखाएंगे इसमें। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं बहुत समय पहले से। ठीक है, कई लाख, देखो लिखा है कई लाख वर्ष पहले से रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग संग्राहक थे, कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों,
तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी कि खाने में जड़ का इस्तेमाल करते थे, फल खाते थे, है ना, जंगलों से प्राप्त करके। वे जानवरों का आखेट मीन्स होता है शिकार भी करते थे। यानी कि वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करके उसे अपना भोजन बनाते थे। जैसा कि पता है आज हम जो कुछ लोग मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं लोग, जिन्हें मांस पसंद है खाना, वो लोग पका के खाते हैं, लेकिन उस समय कच्चा मांस ही लोग खाया करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। नर्मदा नदी का पता लगाना है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने, 8000 वर्ष पूर्व मतलब पहले, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है गेहूँ और जौ फसलों को उपजाना का मतलब उगाना प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ उगाए गए थे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास की बातें यहाँ पर हो रही। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी कि ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर गेहूँ और जौ की फसल उगाई जाती थी या प्रारंभ किया था उगाना इन लोगों ने। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। किसको किसको पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऐसे पशुओं को ये लोग पालतू बनाना इन लोगों ने प्रारंभ किया। ये किस क्षेत्र की बात हो रही? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का इलाका था वो। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व में क्या है? गारो, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि उत्तर पूर्व में गारो, ये गारो खासी जयंतिया ये हैं पहाड़ियाँ हैं, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यानी कि विंध्याचल पर्वत नाम सुना होगा आप लोगों ने, का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। समझ लीजिए, विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी कि जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वो स्थान कहाँ था? विंध्य के उत्तर में। यानी कि विंध्य पहाड़ था एक पहाड़ी, उसके उत्तर में चावल उगाए गए। ये देखिए भारत का मानचित्र है। चित्र नंबर 1 की जो बात वहाँ की जा रही थी, ये यही चित्र है। इसको हम आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं ताकि साफ दिखाई दे। देखिए ये आपका काबुल नदी है, सुलेमान यहाँ पड़ता है। देखिए आपका अभी सुलेमान की बात हम लोगों ने की थी ना, तो सुलेमान यहाँ पड़ता है। एक मिनट थोड़ा इधर को कर देते हैं। ये आपका सुलेमान और ये किरथर के एरिया है इंडिया में। देखिए, और ये कहाँ पड़ रहा है? ये पाकिस्तान इधर है, ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। ये समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये देखिए झेलम नदी है यहाँ पर, व्यास नदी है, इस तरह से सतलुज नदी। यहाँ कितनी नदियाँ हैं? ये थार है, यमुना नदी का एरिया ये है। यहाँ आपका हिमालय पर्वत है, ये सोन नदी, ये विंध्य की पहाड़ियाँ। देखिए बात कर रहे थे ना, विंध्य की पहाड़ियाँ ये हो गई, और उसी के नीचे से देखिए नर्मदा नदी निकलती है। ये आपकी ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा है। गोदावरी नदी यहाँ पर है दक्कन, ये महानदी हो गई आपकी। आगे देख लेते हैं कृष्णा नदी, ये देखिए दक्षिण दिशा में पड़ रही है। तुंगभद्रा नदी ये दक्षिण दिशा में है। ये पश्चिमी घाट ये एरिया है। देखो इस तरफ तुम्हारा अरब सागर है
और ये लक्षद्वीप हो गया, ये वाली एरिया। और इधर देख लीजिएगा, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये महानदी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैप में। देखिए गारो की पहाड़ियाँ बात हुई थी ना, ये है गारो की पहाड़ियाँ, किस तरफ पड़ रही हैं, पूर्व दिशा में। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई आपकी। इस तरह से आप लोग मैप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है मानचित्र में। आप लोग देखिएगा, उसको पोज करके प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि खूब बड़ी नदी हो, उसमें कई सारी नदियाँ आकर के मिल जाएं और नदी का बहाव तेज़ हो जाए, पानी बढ़ जाए उन्हीं से, तो उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। कुल मिला के मान लीजिए जैसे ये नदी है एक, इसमें एक नदी यहाँ से आके मिल गई, एक यहाँ मिल गई, एक यहाँ, तो ये नदियाँ हो गई आपकी सहायक नदियाँ इस नदी की, ठीक। चलिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि इन नदियों के आसपास कुछ नगर बसे थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। समझिए, नगर बने थे, गांव नहीं, नगर जैसे कोई शहर टाइप के बने थे वहाँ पर। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, समझ गए, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, यानी कि गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाओ। मैप में देखिएगा आप लोग। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगध वर्तमान बिहार, यानी कि बिहार पहले मगध नाम से ही जाना जाता था, बिहार में नाम से जाना जाता था, समझ गए। मगध को बिहार को मगध कहते थे पहले हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, कहाँ के, मगध के, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, समझिए, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। समझ लीजिए, ये हिमालय पर्वत अभी हमने दिखाया था आपको मैप में, पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, यानी कि वो काम करते थे। कहीं जाना है तो जाना है, कितने भी कठिन रास्ते हों उनको जाना है तो जाना है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, यानी कि कभी तो काम की तलाश में जाते थे, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे नदियों में बाढ़ आ गई, तो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, कभी कभी सेनाएं विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे आसपास कोई क्षेत्रीय इलाका में आक्रमण कर दिया, इसलिए वहाँ से निकल जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की
चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, हम लोग ये देखेंगे आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, आप लोग देख लीजिएगा। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी कि ये सब काम इतने आसान नहीं थे, पर जिसने ठाना उसने किया। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। समझिए, समुद्र में पानी ही पानी होता और लोगों ने उसको भी पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। समझ गए? कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी कि भोजन, कोई कैसा भोजन खाता है, कोई कैसा, जैसे चाइना में चाउमीन वगैरह चलता है, अपने यहाँ समोसा फेमस है, जलेबी। तो इन चीज़ों का आदान प्रदान होने लगा जब लोग आने जाने लगे। देश के नाम, आगे देखते हैं हम लोग। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया और भारत क्या नाम है? अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत। इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडिया शब्द। आ जाता है प्रश्न, इंडिया शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है, इंडस को। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। मैप में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूरोपियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या कहते हैं? ये सिंधु नदी थी और ये सिंधु स्थान, सिंधु को हिंदोस तथा हिंदोस और इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित, यानी कि ये नदी थी सिंधु नदी, उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझिए, पूर्व में जो स्थित थी भूमि उसको इंडिया कहा। सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा गया। ठीक है, नदी के पूर्व में स्थित भूमि, जो नदी के पूर्व साइड में भूमि स्थित थी उसको इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग, देखिए भरत है, भारत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 यानी कि 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि भरत शब्द जो है ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। समझिए, भरत का प्रयोग देश के लिए होने लगा और ये भरत मिलता कहाँ है? ऋग्वेद में। तो अब समझ लीजिए बात, ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये ताड़पत्रों से बनी, ये पौधे के पत्र
में पत्ते होते थे उसमें लिखा जाता था। ताड़ एक वृक्ष होता है, उसी के पत्ते हैं। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ताड़ के पत्ते, ठीक है, पेड़ होता है एक, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल, कौन से पेड़ की? भूर्ज, ताड़ वृक्ष का पत्ता और भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये आप नीचे जो बनी हुई है ये, इसको देखिएगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, समझिए, अतीत के बारे में कैसे जाने, समझिए इसको भी। देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि एक तरीका तो ये हो गया, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी कि पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द, ये पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजी में। शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, मेनु का मतलब हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज, पढ़ा हम लोगों ने, या तो ताड़ पत्रों में या भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। समझ गए? पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, और ये किस में? ताड़ के वृक्षों के पत्तों में या तो भूर्ज पेड़ की छाल में लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब ये पत्ते थे, पेड़ की छाल थी, तो कीड़े लग गए उसमें, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ, सब समझ गए पांडुलिपि क्या होता है, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में, यानी कि एक प्राकृत भाषा है और एक तमिलवाद, यानी संस्कृत, प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, समझ गए? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण मतलब कि पत्थर जैसे है वहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे, दीवारों पे लिखे हुए, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कि जो लड़ाई करते थे उसमें विजय प्राप्ति हुई, उसका लेखा जोखा ये लोग करते थे। चलिए,
ये थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी समझिएगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये जो अभिलेख दिख रहा है आप लोगों को, अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान, कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसने कराया था? अशोक ने। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। समझ गए? जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम यह भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। चलिए इधर देख लीजिएगा। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि इनका अध्ययन, जो ये अभिलेख लिखे हुए हैं, इनका अध्ययन जो करता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, आप लोग देख सकते हैं ये बर्तन हैं, आभूषण हैं, ये कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। किसकी? धातु की बनी हो सकती हैं। आगे देखते हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने, अन्न मतलब यही अनाज, अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? स्रोत, यानी कि सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो बीत गया है समय उसका। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे कोई स्रोत मिला तो उसको पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, उसे जानना कि इसमें है क्या, क्या लिखा हुआ है, ये जानना बहुत रोचक हो जाता है। समझ गए? क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि ये दिया गया है, अतीत एक या अनेक, मतलब अतीत एक है या अनेक हैं। देखते हैं, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबका जीवन अलग होता है, भिन्न का मतलब होता है अलग, ठीक है, भिन्न था। ये पशुपालकों का, कृषकों का, है ना, व्यापारियों, शिल्पकारों, इनका जीवन, राजाओं रानियों, इनका जीवन भिन्न रहता था, ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, किस द्वीप के? अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। समझ गए? इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। समझ गए? जो विजय प्राप्त करते थे उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उनका लेखा जोखा रखते थे, अभिलेख थे, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। दीवारों पे लिखवा दिया, कहीं किसी पत्थर पे लिखवा दिया, ये हुआ करता था पहले। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि अभी सारी जानकारियां हमको वहाँ से प्राप्त हो नहीं पाई हैं। आगे देखते हैं तिथियों का मतलब, यानी कि तिथियों का मतलब तारीखों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक, यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ये याद रखना, के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है तारीखों का वर्णन। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद की हम बात कर रहे हैं। जबकि कि अब इस समय 2023 चल रहा है, तो अब ईसा मसीह के जन्म से 2023 की बात करें, वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, इतिहास और तिथियां
क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों को? इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, बिफोर ऑफ क्राइस्ट बोलते थे इसको। हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ये देखो लिखा है ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी, अंग्रेजी में AD कहते हैं और हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एनो डॉमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको AD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AD। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग, यानी कि देखिए फिर से AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE का मतलब कॉमन एरा, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा। क्या मतलब है इसका? बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों से पूर्व 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले है। समझ गए? इसको अच्छे से पढ़िएगा, इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। आगे देखते हैं अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। कठोर सतह जो होती हैं उसमें बनवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए इस तरह से आकृतियाँ बनाई जाती थीं पहले। ये जो बनी हुई हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। कौन सा कस्बा है? रोसेट्टा, ये याद रखना है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा एक अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। आप लोग देख लेना चित्र में। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी
पढ़ सके। तो चलिए, ये लेसन आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अध्याय 1 ख़त्म हो गया है। एनसीईआरटी की सभी किताबें पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो डेली आता रहेगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा और सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, ताकि 60 में से 60 नंबर आप लोग गेन कर सकें। धन्यवाद।